आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने वाली स्कीम नमस्ते स्कीम की। जी हाँ, हाल के सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि भारत के शहरों में खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में 48,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स और वर्कर्स शामिल हैं। इन्हीं के लिए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ज्वाइंट इनिशिएटिव है। तो क्या है ये स्कीम और इस स्कीम का कितना गहरा असर है, इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साकिब बिहारी को और IIPA से डॉक्टर मनन द्विवेदी को। वेलकम टू आवर स्टूडियो। नमस्ते। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं नमस्ते स्कीम की। सबसे पहले डॉक्टर साकिब, आपसे समझना चाहेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं नमस्ते स्कीम, ये है क्या? नमस्कार। नमस्ते स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश भारत है नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल ने इसका बड़ा ही चित्र बहुरंगा। हमारे देश में तकरीबन 785 ज़िले, 7500 के आसपास डेवलपमेंटल ब्लॉक्स, 2.25 लाख के आसपास ग्राम पंचायत और 5000 के आसपास शहर मौजूद हैं। इन शहरों में सेप्टिक टैंक और सैनिटेशन को दुरुस्त रखने के लिए विशेष सफाई कर्मचारियों का शुरू से ही योगदान होता रहा है, परंतु उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2013 में एक स्कीम लाया गया जिसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो आगे चलकर 2023-24 के लिए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के नाम से जाना गया। उसे हम नमस्ते स्कीम के नाम से भी जानते हैं जी। यह स्कीम 3 साल के लिए शुरू हुआ है, जिसका जो सनसेट टाइम है वो 31 अगस्त 2026 है और ये स्कीम तकरीबन 360 करोड़ के बजट से चल रहा है और इसमें 24 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। शुरुआती दौर में जो पहला फेज है उसमें 500 शहरों को शामिल किया गया है और इस स्कीम के ये स्कीम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, गोल नंबर 6 और गोल नंबर 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये स्कीम उनसे अलाइन अपने आप को करता है जी। बिल्कुल साकेत जी, तो आपने बताया कि आखिर ये नमस्ते स्कीम है क्या। आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर मनन, ये स्कीम क्या है ये हमने जाना, लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस स्कीम को शुरू करने की? देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो पाएंगे कि जिस तरीके का जो कार्य हमारे सफाई कर्मचारी किया करते हैं और किया करते थे, उसमें सबसे बड़ा इशू होता था डिग्निटी का और राइट टू लाइफ का, क्योंकि और काफ़ी प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो एक सेफ्टी टैंक को या सेप्टिक टैंक को या टॉयलेट को या फिर किसी डंग के पिट को साफ करते समय वो सारे प्रिकॉशंस इस्तेमाल किए जाने चाहिए। पर क्योंकि इनफॉर्मलाइज सेक्टर भी पूरी तरीके से काम करता है हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, तो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन, प्रिकॉशन और सिक्योरिटी का ध्यान कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं रखते थे और कभी कभी तो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी नहीं रख पाती थी फंडिंग की कमी के कारण या ट्रेनिंग के अभाव के कारण। तो राइट टू लाइफ को अगर हम देखें, ये आर्टिकल 21 में एंश्राइंड है हमारे भारतीय संविधान में, जहां पर फिजिकल सिक्योरिटी के अलावा मॉरल और डिग्निफाइड सिक्योरिटी की बातचीत भी हमारे संविधान के लिटरेचर में की गई है। तो इन सारी बातों को अगर हम पाएंगे कि ये इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर के ट्विलाइट जोन में रहने वाले हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स, इनके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए हम देखें तो मानव सुरक्षा का ये बहुत बड़ा अंग है, ह्यूमन सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा अंग है और इसमें हम ये पाएंगे कि इनकी रक्षा हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की, और अगर ये अपनी नौकरी को छोड़कर
किसी और लाइवलीहुड में जाना चाहते हैं जहां पर डिग्निफाइड डिसेंसी और सोब्राइटी हो, तो उसके लिए बड़ी ही कारक है। जी बिल्कुल, इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साकेत, ये बात हुई कि ये स्कीम क्या है और आखिर इसको शुरू करने की ज़रूरत क्या पड़ी, लेकिन अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि हैं जो इसके ज़रिए फ़ायदा ले सकते हैं और किस तरह के बदलाव सैनिटेशन वर्कर्स या सफाई कर्मचारी हैं, इस स्कीम के ज़रिए किस तरह का बदलाव उनकी जीवन में देखने को मिल सकता है? हाँ, जैसा कि इस स्कीम के डिटेल्स को अगर आप देखें तो पता चलेगा कि इस स्कीम में कन्वर्जेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का जो PMKVY है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, उसके माध्यम से जो भी वर्कर्स हैं वो अपने स्किल ट्रेनिंग को बेहतर कर सकते हैं और उसके माध्यम से और डिफरेंट सेक्टर्स में भी जॉब ले सकते हैं। साथ ही साथ DANULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत 10% सीट आरक्षित हैं, जिसके माध्यम से वो सारे जो वर्कर्स हैं वो अपना एक SHG बना सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उसके माध्यम से वो कस्टमाइज सर्विसेज जिनको चाहिए प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसके सेफ्टी और सुरक्षा से संबंधित ट्रेनिंग ली हुई है। और शायद ये सबसे बड़ा कारण है कि इसके 3 कीवर्ड्स हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। पहला है सफाई, दूसरा है सुरक्षा और तीसरा है संपदा। मतलब सफाई को तो ध्यान में रखें ही रखें, साथ ही साथ उनकी जो सेफ्टी है ट्रेनिंग के माध्यम से वो इंश्योर हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ भी लीड कर सकें, क्योंकि शुरू से ही इन कामों को करने वाले लोगों को जनरली समाज में हाशिए पर देखा गया है। लेकिन ये इस स्कीम के माध्यम से ये साइलोज ब्रेक डाउन होता है और वो भी मेन स्ट्रीम्ड होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो स्कीम है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये बहुत बड़ा मूव है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है उन लोगों के लाइफ में जो लोग केवल अपने को उसी वर्क तक लिमिट कर पाते थे, अभी वो इस वर्क के अतिरिक्त और भी डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करने की स्थिति में होंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है, इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर किया जाए जो लोग इस काम को करते हैं उनके लिए। नमस्ते जो स्कीम है वो इन लोगों को लाइवलीहुड और एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़ का भी इंटाइटलमेंट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये एक बिहेवियरल चेंज भी इंश्योर करता है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। जी बिल्कुल डॉक्टर साकेत। डॉक्टर मनन, जैसे कि आपने भी कहा कि यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि जो भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और साथ ही उनको इंश्योरेंस दिया जाए और साथ ही उनकी डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन इस सब को करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्या किसी तरह की ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है या कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे कि वो अपना खुद का भी बिजनेस चाहें तो शुरू कर सके? किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी, इसमें हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसमें सोसाइटल पर्सपेक्टिव बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारे मार्जिनलाइज्ड भाई बहन हैं वो लोग स्कैवेंजिंग में, मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और स्कैवेंजिंग में क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्कैवेंजिंग तो एक ऐसी चीज़ हुई कि हम लोगों ने अपना सूखा और गीला वेस्ट जो है, वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम भी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, WMS, तो उसको बाहर रख दिया या उसको ऐसे ही कहीं सीढ़ियों पे डाल दिया या फैला दिया, तो उससे बड़ी मुसीबत होती है। पर उसको जो साफ करने का जो कार्यकलाप है उसको हम लोग स्कैवेंजिंग कहते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके सामने एक ईयर कोट करना चाहूँगा कि 1872 में AM हिलॉन एक ब्रिटिश अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे और म्यूनिसिपल साइंटिस्ट थे। उन्होंने फ्लैश वाले टॉयलेट्स का पहली बार शुरुआत की और उसके अलावा हम पाएंगे
कि और भी ऐसे कई डेवलपमेंट्स हुए जिसके चलते वेस्ट की तरफ से प्रेरित होकर ड्राई लेटरिन्स बनाने की बात की, ड्राई लेटरिन्स को बंद करने की बात की गई और फ्लश वाले टॉयलेट्स को बात करने की बात शुरू की गई। इसमें डिग्निटी की बात पे आते हुए मैं ये कहूँगा कि जो हमारे लेस फॉर्चुनेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो लोग या तो एग्रीकल्चर में हैं या स्कैवेंजिंग में हैं या म्यूनसिपैलिटीज़ में हैं या जो कहते हैं कि दिहाड़ी। मैं अभी एक व्यक्ति से मिल रहा था अपनी सोसाइटी में जिनका नाम सचिन है, और वो कहते हैं कि हम लोग किसी और ऑक्यूपेशन पे, किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट दिहाड़ी तो करते हैं, पर वो जिस तरीके का जो हमारा सोशल ऑस्टेटाइजेशन होता है या आइसोलेशन जो होता है वो अच्छी चीज़ नहीं है। और उनकी मदर और उनका एक नवजात शिशु है, वो कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि क्योंकि इतनी डिग्निटी नहीं है, इतना रेस्पेक्ट नहीं है और जान की भी हानि हो सकती है, इसीलिए अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को हम लोग या तो डॉक्टर बनाना चाहेंगे या इंजीनियर बनाना चाहेंगे। तो ये सारी बातें हुई। और अगर हम ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें, जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, ये गोल सेट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8। इन तीनों की हम बात करें तो वेलबींग, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी की बातचीत यूनाइटेड नेशंस ने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ILO ने भी ये बातचीत की है, और इसमें कई एशियन देशों को स्कोल्ड किया है, को डांटा है। जैसे कि हम देखेंगे पाकिस्तान का केस है, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का काम भी देखता हूँ IIPA में, तो पाकिस्तान में बड़ी माइनॉरिटी में है क्रिश्चियंस, 2 से 3% पाकिस्तान में है वो लोग वहाँ पर। तो जो सारा जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो काम है वो क्रिश्चियंस करते हैं, और वहाँ के जो मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो लोग ये काम नहीं करते। तो इससे बड़ा ही ये जो डेवलपमेंट है बड़ा नेगेटिव है, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने सऊदी अरेबिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ और पाकिस्तान और भारत को काफ़ी कहा है, उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, उनके रिपोर्ट्स आए हैं। तो जब हम विश्व के राजनीति के रजत पटल पर इतना आगे बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं, विश्व बंधु हैं, अभी ग्रेट पावर हैं, सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो जो हमारा जो अनफॉर्चुनेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके देखभाल के लिए मानव सुरक्षा की परिभाषा के अंतर्गत हमको ये स्कीम एक तरीके की तरह, एक अवतार की तरह, एक बूंद की तरह लगती है। और इसकी कड़ियाँ और भी कई स्कीम से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत स्कीम, और हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कई वर्षों पहले झाड़ू लेकर हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में सिंबॉलिक रूप से इसकी शुरुआत की। तो मुझे लगता है कि 2022-23 बड़ा अपॉर्चुन टाइम है कि हम लोग हमारे इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की भलाई के लिए, उनकी सेफ्टी, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और वेलबींग के लिए भी सोचें। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो सभी चाहते हैं कि इस काम को छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करें या दूसरे किसी काम में जाएं उनके बच्चे, और इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं डॉक्टर साकेत, ये आपसे समझना चाहेंगे। क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह के उनको, क्या कोई फंड्स ये फाइनेंशियल किस तरह से हेल्प की जा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, किस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, क्या कोई हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, क्या क्या सरकार कदम उठा रही है? देखिए, इसके बारे में बहुत सारी सरकारी इंटरवेंशंस हम लोगों के सामने हैं। विशेष रूप से अगर आप देखें तो जो ABPMJY है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके माध्यम से लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद से अगर आप देखें तो जो स्किल डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है, उसके माध्यम से अगर वो स्किलिंग प्राप्त करते हैं तो उनको बैंक से लोन भी मिल रहा है जो काफ़ी कम इंटरेस्ट पर अवेलेबल है। तो उससे भी वो अपने माइक्रो लेवल के वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं। उससे भी उनकी स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हो रही है। कैपिटल सब्सिडी भी उनको प्रोवाइड की जा रही है डिफरेंट सैनिटेशन और रिलेटेड इक्विपमेंट को खरीदने में। जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में
मैंने ये आपसे पहले भी कहा था कि जो SSGs बन रहे हैं डे NULM के अंतर्गत, उसमें 10% रिजर्वेशंस इनको प्राप्त है, जिसके माध्यम से वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उन सभी लोगों को जहां पर सेप्टिक टैंक को क्लीन करने की बात है। लेकिन ये शुरुआती दौर में 500 सिटीज़ में ही लागू की जा रही हैं और धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन बढ़ेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये मुख्य रूप से गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में बहुत इफेक्टिवली शुरू किया गया है और धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स में भी इसका एक्सपेंशन बढ़ रहा है। रीजन ये है कि सेल्फ क्लीनिंग सीवर और सेप्टिक टैंक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बात है अप्रोच की, पॉलिसी की, स्टैंडर्डाइजेशन की और रेगुलेशंस की। और ये सारी रेगुलेशंस कुल मिला के जो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। और मैं पूरे रूप से आश्वस्त हूँ कि ये 3 वर्ष का ये जो एक फर्स्ट फेज वाला इसका एक्शन प्लान है वो निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगा, लोगों को स्किलिंग करने में, लोगों को ट्रेनिंग देने में, ताकि सेप्टिक टैंक और जो सैनिटेशन से रिलेटेड वर्क है उसको सेफ्टी के साथ वो एग्जीक्यूट कर सके। इन 3 वर्षों में लोगों को काफ़ी कुछ स्किलिंग भी मिलेगी और स्किलिंग के माध्यम से वो अपने माइक्रो लेवल के वेंचर्स भी सेटअप कर पाएंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा और उस हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से वो अपने लाइवलीहुड को और अपने फैमिली को भी काफ़ी हद तक सिक्योर कर पाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि 1993 से लेकर 2023 तक के बीच में तकरीबन 1055-56 लोग सेप्टिक टैंक को क्लीन करने वाले जो लोग थे उन लोगों की मौत हो गई क्योंकि उनके पास प्रॉपर उसके लिए इक्विपमेंट नहीं था, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन ये स्कीम इस मामले में एक बहुत ही रोबस्ट ब्रेक थ्रू है जो निश्चित रूप से लोगों को बहुत हद तक सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी का एहसास कराएगा। जी बिल्कुल, सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी ये इसका एम है इस नमस्ते स्कीम का। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम सिक्योरिटी की या डिग्निटी की, सेफ्टी की बात करते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स की, तो सवाल ये भी उठता है जो कि हमारी स्कीम का भी नाम है मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। डॉक्टर मनन, आपसे समझना चाहेंगे उसके लिए क्या किया जा रहा है जिससे कि ये सारा का सारा काम मैकेनाइज्ड हो जाए और इस काम के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है सैनिटरी वर्कर्स को, क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम स्कीम के इकोसिस्टम को देखें, अगर हम स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स को देखें और उनके फंक्शनल डिटेल्स को देखें तो हम पाएंगे कि जो म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के और बल्कि अपने पंचायत के घटकों के जो हैं, जो अधिकारी हैं, भले ही वो इंस्पेक्टर लेवल के ही हों या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हों, उन सब के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराने का एक बहुत बड़ा क्लियर कट प्रावधान है जो कि इस स्कीम के अंदर है। और इससे हम ये देखें कि अगर हम डिग्निटी, जैसे पहले मैं डिग्निटी के बारे में बात कर रहा था, तो हम डिग्निटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग NHRC को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बातचीत को भी हम यहाँ पे ला सकते हैं, उनके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने प्रावधानों में और अपने ऑब्जेक्टिव्स में ये बात बड़े ही पुरजोर तरीके से सामने रखी है कि अगर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोई अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल का भी हो या कोई सफाई इंस्पेक्टर ही हो, वो इन चीज़ों पे पूरी तरीके से जनता की अपेक्षा पे खरा नहीं उतरता है या फंडिंग नहीं दी जाती है, और जो पहले का वन ऑफ पेमेंट की बात इस स्कीम में बहुत अच्छी है, वो अगर नहीं दी जाती है 10,000 रुपीज़ की, जैसे कि बॉन्डेड लेबर के साथ भी किया जाता है उनके पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा, तो फिर पेनल्टी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगाई जा सकती है या गांव में और जो पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन है गांवों में उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और ट्रेनिंग, इन सब इन चीज़ों से बचने के लिए ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी यहाँ पर की जाएंगी इस नमस्ते स्कीम के द्वारा। तो ये मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा।
जी बिल्कुल डॉक्टर मनन, तो आपने कहा कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से इस स्कीम के ज़रिए जो सैनिटेशन वर्कर्स का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी फैमिली के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर साकेत तमाम तरह की सहूलियत इस स्कीम के ज़रिए सैनिटेशन वर्कर्स को दी जा रही है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई हों ये सैनिटेशन वर्कर्स, किन वर्कर्स को ये स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है, कैसे वो रजिस्टर कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन ऑलरेडी इसके बारे में सर्वे करता है और उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस स्कीम का मुझे ये लगा कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें पूरा फिनेंशियल जो सपोर्ट है वो यूनियन गवर्नमेंट देती है, तो फाइनेंस कोई बहुत बड़ा इशू इस स्कीम के लिए शायद मैं समझता हूँ नहीं होगा। और एक और इंस्ट्रूमेंटल आइडिया है जिसके बारे में हमें समझना चाहिए, वो ये है कि ये स्कीम फुल्ली कोलैबोरेशन और कन्वर्जेंस पर आधारित है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स भी इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं, इसमें इस बात की आज़ादी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्कीम के माध्यम से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो स्किलिंग है उसमें 3-4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नंबर 1, जब भी कोई स्किलिंग होती है तो सबसे पहले बेनिफिशियरी का मोबिलाइजेशन होता है कि किन लोगों को उस तरीके की स्किलिंग दी जानी है। दूसरे स्टेज पर उनका इनरोलमेंट होता है, मतलब उन लोगों का पंजीकरण होता है कि हाँ ये लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी जानी है। तीसरे लेवल पर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है। चौथे लेवल पर उनका सर्टिफिकेशन होता है, मतलब जो ट्रेनिंग उनको मिला वो कितना इफेक्टिव है और उसको किस तरीके का क्रेडेंशियल दिया जाना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास, हमारे पास NSQF फ्रेमवर्क है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसमें ड्यूरेशन और किस तरह की स्किल दी जानी है उन तमाम चीज़ों की चर्चा है। और फाइनली जब आप स्किलिंग करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी इंश्योर करें कि उनको प्लेसमेंट मिल रहा है। तो ये स्किल का एक इकोसिस्टम है और ये सारी की सारी जो ये फ्रेमवर्क है वो इस नमस्ते स्कीम में इन्वॉल्व है, शामिल है। परंतु इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि वाकई ये कितने इफेक्टिव लेवल पर एग्जीक्यूट बुनियादी स्तर पर हो पा रहा है, बुनियादी धरातल पर किस लेवल तक हम इसको वाकई ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। और इनका आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी डिफरेंट सर्वेज के माध्यम से किया जाता रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और उनके माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, और ऑलरेडी इनका पोर्टल भी है जिस पोर्टल पर जाकर ये रजिस्टर भी कर सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि ये उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको स्पेशल फोकस और स्पेशल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये इंटरवेंशन निश्चित रूप से उनके जीवन में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और इफ़ेक्टिव चेंज लेकर आएगा। बिल्कुल डॉक्टर मनन, इतने सारे बेनिफिट्स इस स्कीम के ज़रिए सैनिटेशन वर्कर्स को मिल रहे हैं, अब तक अगर देखा जाए तो इस स्कीम को किस तरह का रिस्पांस मिला है और किस तरह के चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि नेशन वाइड ये स्कीम है, इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्कीम लागू की गई है ये 2023-24 में ही लागू की गई है, तो अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन में इसके ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पर फिर भी क्योंकि मैं बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, राजनीतिक वैज्ञानिक हूँ, तो इसमें एक थ्योराइजेशन होता है, बड़ा बेसिक मॉडल होता है राजनीतिक सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि ये एक वेस्टर्न स्कॉलर ने दिया, डेविड ईस्टन ने। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है सरकार में, जब भी कोई गवर्नेंस की बात होती है और कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस आते हैं, तो एक तरीके का इनपुट सिस्टम में, मतलब लोगों के बीच में, और जो रेसेप्टेकल पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर ये इनपुट दिया जाता है, सरकारी स्कीमेटा वाला इनपुट दिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, और फिर एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें ये सारे इम्प्लीमेंटेशन और फंक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और उसके बाद आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब कि क्या रिजल्ट आया स्कीम का, आउटकम क्या हुआ,
तो इतने स्ट्रिक्ट तौर पर तो अभी हम लोग सरकार के लेवल पे नहीं देखते हैं, पर फिर भी हम ये देखेंगे कि जो फीडबैक होता है, ये जो आउटपुट होता है, ये वापस फीडबैक लूप बन के पूरी तरीके से इनपुट पे जाता है और ये अनब्रेकिंग साइकिल है, एक तरीके का सर्कुलर रोड टू डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन है जो लिया जाता है। तो बाकी स्कीमों की तरफ से भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है नमस्ते और स्वच्छ भारत की, इनमें भी ये चीज देखी जाती है। और आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये 2023 से 24 तक अभी शुरुआत ही हुई है इस स्कीम की, तो इसके आउटपुट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस और गवर्नेंस पे किस तरीके से ये सारी चीजें परिलक्षित होती हैं, ये अभी पूरी तरीके से सामने आना बाकी है। जी, तो बिल्कुल डॉक्टर साकेत, अभी शुरुआत है और कोशिशें जारी हैं, लेकिन नेशन वाइड स्कीम है, किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? आसान नहीं होगा, सालों दर साल से इस तरह की ये एक चला आ रहा है कि एक मैनुअल स्कैवेंजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मैनुअली ये सब काम किया जाता है, तो बदलाव करना इतना आसान नहीं होगा। किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? देखिए, अभी तक कोई इस तरीके का चैलेंज फॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके के चैलेंजेस को मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्टेट का। वैसे तो स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लेकिन डिफरेंट लेवल पर इस स्कीम को मॉनिटर किया जाना है। हालांकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिक्स स्ट्रैटेजी भी हमारे पास उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी, ब्लॉक लेवल पर भी उस तरीके से इसको देखा जा सकेगा, स्टेट लेवल पर भी मॉनिटरिंग करने की बात की गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हम लोग कितना सिंसियरली और सीरियसली ले पा रहे हैं। स्टेट एजेंसीज इसको कितना इफेक्टिवली ऑपरेट कर पा रही हैं, चला पा रही हैं, ये ऑफ कोर्स एक ऐसा मैटर है जिसमें मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं आईसीटी को, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से सीधा असर ये है, मतलब ये है कि डिजिटल जो रिसोर्स है, जो सोर्स है, उसके माध्यम से हम लोग ये देखने की कोशिश कर सकेंगे कि अगर कुछ भी हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसमें किस तरीके के डेल्टा चेंजेस आए। जैसा कि एक स्कीम था बड़ा इंटरेस्टिंग, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और उसमें भी डेल्टा चेंज को मॉनिटर किया गया था। तो डेल्टा चेंज को अगर हम इसमें मॉनिटर कर सकेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे चैलेंजेस तो वैसे ही अवॉइड हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे और मिटिगेट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इसको किस लेवल तक डिजिटल फॉर्मेट से जोड़ पाते हैं, ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सफाई कर्मचारियों के लिए या उस तरह के स्पेसिफिक क्लास के लोगों के लिए स्कीम है, वहाँ पर इस स्कीम की जो बुनियादी बेनिफिट्स मिलने वाली हैं, उसको वो लोग किस लेवल तक एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। हमने इंटरवेंशन तो चलाया या चला रहे हैं, लेकिन उस इंटरवेंशन को किस लेवल तक ग्राउंड लेवल पर उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये देखना मैं समझता हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। और ये चैलेंज भी हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं अगर मिटिगेट हो गया तो बहुत बड़ा एडवांटेज भी बन सकता है। जी। तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ, बोलना चाहूँगा, वो ये है कि एक कल्चर क्रिएट करने का, एक ऐसा कल्चर जो सब लोगों को अपने आप में एकोमोडेट करने की स्थिति में हो। ऐसा कल्चर नहीं जो बड़े धनी मनी लोगों को और गरीब लोगों को अलग अलग रहने की इजाज़त देता है, बल्कि एक ऐसा कल्चर जो जितने डेवलप्ड लोग हैं और जितने लोग डेवलपिंग फॉर्म में हैं, उन सब के बीच एक बहुत बढ़िया ब्लेंड क्रिएट करता है, सब लोगों को एक साथ एकोमोडेट करता है। क्योंकि इस तरह की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन इंटीग्रेटिव होल तैयार होगा अपने पूरे देश के लिए, जहाँ पर हर आदमी ये समझ पाएगा कि वाकई इन लोगों का विकास, मैनुअल स्कैवेंजर्स का विकास, या वैसे लोग जो सेफ्टी टैंक और सैनिटेशन के दायरे में काम कर रहे थे, उनका विकास निश्चित रूप से न केवल देश के बुनियादी विकास के साथ जुड़ा होगा, बल्कि अपने देश का जो ग्लोबल स्तर पर जो हमारा
प्रदर्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं से एक हर्फ आगे की तरफ जोड़ प्रदान करेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें चैलेंजेस तो हैं, ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं। जब भी कोई नई स्कीम चलती है तो स्कीम के चलने में चैलेंजेस बेनिफिशियरी के लेवल से शुरू होता है, इम्प्लीमेंटर्स के लेवल पर शुरू होता है, फिर उसमें और भी जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका पार्टिसिपेशन हो रहा होता है उनके लेवल पर भी होता है। अब ज़रूरत है एक कंसर्टेड अप्रोच की, एक ऐसे अप्रोच की जिसमें बेनिफिशियरी, स्टेक होल्डर्स और इम्प्लीमेंटर्स सब लोग अपने को एक साथ एक ही पेज पर खड़ा पाएँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से ये जो स्कीम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम, ये निश्चित रूप से भारत के विकास में एक नया हस्ताक्षर साबित होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साकेत कि ये ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की, एक्सेप्टेंस की, अवेयरनेस की। सबको समझना होगा, सबको यहाँ पर सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। साथ ही एक कल्चर ऐसा बनाना होगा, एक ऐसा कल्चर क्रिएशन करने की ज़रूरत है जहाँ पे लोग समझें कि इनको जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को भी बेटर बनाना होगा और इसका इम्पैक्ट सब पे, पूरी सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। अभी समझते हैं डॉक्टर मनन से। डॉक्टर मनन, आपसे समझना चाहेंगे कि आप क्या किसी ऐसे कंट्री का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पर कि आइडल सैनिटेशन सिस्टम हो और उसके बारे में जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि भारत और एशियाटिक वर्ल्ड G20 के माध्यम से वैश्विक लीडरशिप की बात तो कर रहा है, पर हम देखें अमेरिका का एग्जाम्पल और वेस्ट का लंदन का एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो ये जो बदलाव 2014 के बाद से ज़्यादा प्रखर रूप से सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपकी स्वच्छ भारत की स्कीम हुई, नमस्ते स्कीम हुई, या और कई स्किलिंग और ट्रेनिंग वाली स्कीम्स हुई, तो सबसे बड़ी चीज़ है विजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में और राष्ट्र में। तो लंदन की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देखें या फिर हम न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जैसे बड़े राष्ट्रों को देखें, तो हम वहाँ पाएंगे कि जो डिग्निटी की बातचीत है, जो रेस्पेक्ट की बातचीत है, और ये फीलिंग जो होती है कि जो काम कोई भी क्लास का व्यक्ति उस राष्ट्र में, उस शहर में, उस नगर में नहीं कर सकता, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह की सेल्फ वर्थ की फीलिंग को आगे लाने के लिए, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस की और पर्सनल वेनरेशन की फीलिंग को आगे लाने के लिए अमेरिका में, लंदन में और कई यूरोपियन देशों में अलग डिपार्टमेंट खोले गए। और इसके अलावा एक बड़ी चमकीली सी केसरिया रंग की ड्रेस, जैकेट या फिर पीले कलर का सिंबॉलिक वे में उसका इस्तेमाल किया गया इन सभी राष्ट्रों में, ताकि जो आइसोलेशन है, और जो ये बात हमें माननी पड़ेगी, ये लोग खुद कहते हैं हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो स्टिग्मा अटैच्ड है वो एक तरीके से प्राइड में या कोहेजन में या इंटेग्रिटी में तब्दील हो जाए जी। तो कहीं ना कहीं हम लोग, मैं इस बात को कहना चाहूँगा बड़ा हेजिटेटिंगली, पर जो वेस्ट का जो मॉडल है उसको भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मसात किया है इन सब स्कीम्स के द्वारा। मैं यहाँ कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, तो ये एग्जाम्पल दिया है और कोशिश जारी है। लगातार कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसमें कि नमस्ते स्कीम भी एक है। डॉक्टर साकेत, आपसे समझना चाहेंगे, आपने बताया कि चैलेंजेस कई सारे हैं और उन पर काम किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें जो रेलवे में जिस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ पर बायो टॉयलेट अगर वहाँ बनाया जाए, या फिर हम बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की, क्या इन सब में भी सुधार करने की ज़रूरत है? तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। हाँ, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इनके सुधार में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो वर्कर्स हैं उनको हम बेहतर ट्रेनिंग दें। अगर हम बेहतर ट्रेनिंग देंगे तो वो सारा कुछ कर पाएंगे जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक बात रहती है विदेशी मॉडल को इंडिया में रेप्लिकेट करने की, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का एक अपना अलग मॉडल होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अप्रोच, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विदेश से बिल्कुल भी अलग है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी अप्रोच और हमारी सोच बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट है, विशेष है। जैसे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ प्राचीन भारत में जजमानी सिस्टम चला करती थी, जजमानी व्यवस्था, और वो ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कामिन और जजमान एक दूसरे को सर्विसेज एक्सचेंज करते थे और उसके बदले कामिन को आप रेम्यूनरेशन देते थे, ऐसा हमारे प्रैक्टिस में था।
विदेश में ऐसा नहीं है। विदेश में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जितना कुछ आपने किया उसी का रेम्यूनरेशन या ऑनरेरियम आपको दिया गया। तो इंडियन प्रैक्टिसेस जो हैं वो काफ़ी लिबरल हैं विदेशी प्रैक्टिसेस की तुलना में। तो जब हम बात करते हैं इस सैनिटेशन की और सेप्टिक टैंक के सफाई करने वाले लोगों की, कर्मचारियों की, तो ये बात करना ज़रूरी है कि एक ऐसी कल्चर क्रिएट हो जिसमें वो जो कर्मचारी हैं वो अपने को आइसोलेटेड ना महसूस करें, अलग ना महसूस करें, बल्कि उसी का एक इंटीग्रल पार्ट अपने को समझें। और इंटीग्रल पार्ट इस एक्सटेंट तक समझें कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे काम करते हैं या जो उस तरह की सेवाओं को प्राप्त करते हैं, वो और सेवा देने वाले लोग दोनों एक दूसरे को बराबर का मानकर चलें। और मुझे याद है ये मॉडर्निटी की सबसे बड़ी चाबी है। मॉडर्निटी, आधुनिकता के लिए ज़रूरी है कि रिलेशनशिप कभी भी अंतर वाला ना हो, असमानता वाला रिलेशनशिप ना हो। एक ऐसा मदरबोर्ड तैयार हो जिसमें सेवा देने वाला और सेवा लेने वाला किसी न किसी लेवल पर एक दूसरे के बराबर अपने को समझे। और मैं समझता हूँ इस स्कीम के सफलता की सबसे बड़ी चाबी यही है कि कल्चर में एक्सेप्टेबिलिटी हो। कल्चर में एक्सेप्टेबिलिटी हो का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हमने डिज़ाइन किया है उसकी डिज़ाइन बुनियादी लेवल पर भी एक्सेप्टेबल हो। बात आपने करी रेलवे की, तो ऑब्वियसली जो रेलवे में बायो टॉयलेट्स हैं या और भी सेक्टर्स में इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके बारे में ऑब्वियसली इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और ट्रेनिंग लोगों को मिल रही है। और मैं समझता हूँ उससे काफ़ी कुछ समस्या का समाधान हो ही सकता है और हो ही रहा है और इस तरीके से चल रहा है। जी डॉक्टर मनन, एक बहुत बड़े बदलाव की हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव की। जितने सैनिटरी वर्कर्स हैं, ना सिर्फ वो बल्कि उनकी फैमिली, उनके आगे आने वाली जनरेशन्स, सब का बदलाव होगा और साथ में इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ेगा। आपको कितना बड़ा चैलेंज ये दिखाई देता है? क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी है? क्योंकि बदलाव तो सभी चाहते हैं, सारे सैनिटरी वर्कर्स या खुद या फिर अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो इस काम को ना करें, क्या लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, हम लोग अब जैसे कि हम लोग सरकार में हैं और हम लोग प्रोफेसर भी हैं, तो हम लोग कुछ यहाँ वहाँ की बातचीत भी करते हैं। मानव सुरक्षा का जनरल लेवल लेकर हम बात करते हैं। तो जिस तरीके का रिवॉल्यूशन या जिस तरह का चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन अंबेडकर साहब लाना चाहते थे, या फिर जो हमारे अनफॉर्चुनेट सो कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पीपल हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो उसके लिए अलग से रिवॉल्यूशन या अलग से चेंज एजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी सरकार, सोशल जस्टिस का हमारा पूरा मिनिस्ट्री है, हाँ, हमारा पूरा महकमा हमारे लिए काम करता है। पर इस स्कीम के थ्रू हम लोग सोशल कोहेजन, इंटेग्रिटी, यूनिटी और सामाजिक समरसता की बातचीत को आगे रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इम्प्लीमेंट होती हुई चीज़ है। यह हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में और गांवों में इम्प्लीमेंट होगी। तो जिस तरीके का आइसोलेशन, जैसे कि पहले साकेत जी ने भी बात की और मैंने भी बात की, तो वो जो आइसोलेशन है वो वहाँ के हमारे जो स्कैवेंजिंग करते हैं भाई बहन, वो कम फील करें, इस बारे में बात की जा सकती है। और मैं अपनी यह बात ख़त्म करने से पहले एक अपना पर्सनल अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा। राष्ट्रीय मीडिया पे हम लोग बिलोंग करते हैं डूंगरपुर में, और वहाँ डूंगरपुर राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक स्टेट है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो वे हम लोग छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, जो आम के पहाड़ पे चढ़ते थे, आम खाने के लिए जाते थे, तो उन आमों को काटना आम के बागों से और खाना बना के खिलाना, ये सब जैसा कि बोला गया यजमान और साथ में जो क्लाइंटेल है उनकी बातचीत थी। और वही लोग जो हमारे खेतों में जाकर आम काटते थे, वही लोग हमारी उस समय डूंगरपुर में ड्राई लेटरिन्स हुआ करती थी। तो उन घरों में जाकर वो बास्केट से, वो शॉवेल से और बकेट से वो उठाया करते थे। और ये हमारे मन में इतनी सामाजिक समरसता थी, हम उनके लिए इतना ज़्यादा सिंपैथाइज और कोरिलेट करते थे कि वो हमारे घर में खाते भी थे, बनाते भी थे। और ये एक तरीके का रिवाज था कि हम उनको खाना खुद अपने हाथों से खिलाते थे। तो मुझे लगता है
कि अलग से कोई बिल्कुल रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार हमारे लिए बिल्कुल प्रेजेंट है, कटिबद्ध है, और इसके थ्रू एक सोसाइटल स्कीम के थ्रू सोसाइटल और क्या कहते हैं सामाजिक रिवॉल्यूशन या चेंज अपने आप आएगा। और जो चैलेंजेस हैं उसमें हम लोग कास्ट का सो कॉल्ड जो चैलेंज, जो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम में समाहित अपने आप आने वाले वर्षों में हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि एक इंटीग्रेशन और कोहेसिवनेस और इंटीग्रिटी की आप बात कर रहे हैं। आपसे यहाँ पे डॉक्टर साकेत समझना चाहेंगे, आप भी कुछ इसमें ऐड ऑन करने की बात करें? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात है, अपने रोजगार के इकोसिस्टम में आप देखिए, मेक इन इंडिया स्कीम है, MSME स्कीम्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये तमाम चीज़ों को शुरू किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्किलिंग ले रहे हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स के कन्वर्जेंस में। तो जो कुछ भी आपने स्किलिंग लिया, उस स्किलिंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। तो उसका यूटिलाइजेशन आप मेकिंग इन इंडिया, MSME और स्टार्टअप से कर सकते हैं। दूसरी बात मानव सुरक्षा से है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानव सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लें, जिस काम को आप कर रहे हैं, स्पेशली सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए, सैनिटेशन के लिए। तीसरा, अगर इस स्कीम को हमें रियली पहले की तुलना में ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो ये सच है कि जब तक हम कुछ करते नहीं हैं, फील्ड में जाके देखते नहीं हैं, तब तक पता नहीं चलता कि क्या क्या कमियां या क्या क्या चैलेंजेस एक्चुअली मिल सकती हैं। तो इसके लिए मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर हम लोग कॉन्करेंट इवैल्यूएशन इस स्कीम का कर लें, हालांकि ये स्कीम 3 साल के लिए चल रहा है, 2022-23 से लेकर 26 तक, 31 मार्च 2026 का इसका सनसेट है। तो उसके बीच में ही अगर इसकी एक कॉन्करेंट इवैल्यूएशन हो जाए, जिससे ये पता चले कि जिस स्टेट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सैंपल बेसिस पर, उसमें किस तरीके की चैलेंजेस आ रही हैं, तो जरूरत पड़ने पर इस स्कीम में थोड़ा सा ट्विक किया जा सकता है। और ट्विक करने से इसकी आउटरीच, स्कोप, स्केल और साइज, ये तमाम चीज़ों पर काफ़ी बेहतर प्रभाव पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम अभी शुरुआती दौर में है, जैसा कि डॉक्टर द्विवेदी जी ने भी कहा, लेकिन इस स्कीम के इफ़ेक्टिवनेस को, इसके प्रभाव को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, सार्वदेशी बनाने के लिए, मतलब हर तबके तक ये पहुंच रहा है कि नहीं, हर ज्योग्राफिकल लेवल तक ये पहुंच रहा है कि नहीं, एक कॉन्करेंट इवैल्यूएशन की बिल्कुल ज़रूरत रहेगी। और तभी इसकी आउटरीच, स्कोप, स्केल और साइज के बारे में हमें एक्चुअल में पता लग पाएगा कि क्योंकि कई बार स्कीम्स में डुप्लीकेसी इन बेनिफिशियरीज भी होता है, और ये बहुत बड़ा रीजन है किसी भी स्कीम के बहुत इफेक्टिव नहीं होने में। तो वो कैसे पता चलेगा जब तक हम कॉन्करेंट इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। तो कॉन्करेंट इवैल्यूएशन की ज़रूरत रहेगी इस स्कीम के लिए, और अगर हम ऐसा कुछ करें तो निश्चित रूप से ये स्कीम एक तरीके से मैं समझता हूँ कि सेप्टिक टैंक और सैनिटेशन वर्कर के लिए संजीवनी का कार्य करेगा, और निश्चित रूप से हम जहाँ भी हैं उससे कम डेल्टा पोजीशन में तो जरूर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करें नमस्ते स्कीम की, डॉक्टर मनन, आपको क्या लगता है, क्या वे फॉरवर्ड आपको दिखाई देता है, क्या कुछ और किया जाना बाकी है या किया जा सकता है? जी, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि एक स्टैट्स और डेटा मैं यहाँ पे हल्का सा कोट करना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, तो उसने बताया कि उसके थ्रू पता पड़ा कि 2011 से लेकर 2021 तक करीब 976 जो हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, जो हमारे भाई बहन थे इस ऑक्यूपेशन में काम करने वाले, उनकी डेथ हो गई, वो उन्होंने सफ़र किया, तो साथ में उनके परिवारों ने सफ़र किया। तो मुझे लगता है कि जो इंश्योरेंस की जो स्कीम है जो साथ में अटैच्ड है, जो इंश्योरेंस का एंगल, फैमिली इंश्योरेंस का जो एंगल अटैच्ड है, वो काफ़ी अच्छा है, वो एक अच्छा प्रावधान है। उसके अलावा जो आयुष्मान भारत को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो हेल्थ बेनिफिट्स जो मिलेंगे स्कीम के जो रजिस्टर्ड लोग होंगे उनके लिए भी एक अच्छा प्रावधान है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि जो प्रैक्टिकलिटी है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो जिस तरह की जो कंडीशंस हैं सिक्योरिटी की, उनके ऊपर भी जो ध्यान दिया जा रहा है वो बड़ा ही टाइमली ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि मैंने कुछ मैनुअल स्कैवेंजर से बात की है पिछले कुछ दिनों में,
तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पास इनके लिए बॉडी सूट नहीं होते, सबके पास उनके पास बॉडी सूट नहीं होते हैं, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता है, और बकेट और ब्रूम से ये लोग जाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग पूरा, अगर सेप्टिक टैंक को लें हम या सीवर को लें तो उसमें सफाई करते हैं। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स और जो एनजीओज हैं और जो नॉन स्टेट एक्टर है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर रेगुलराइज किया जाए और उनके और पहले सरकार ये असर्टेन हो जाए कि इनके पास बॉडी सूट्स और सर्च लाइट और फर्स्ट एड किट ये सारी चीज़ें हैं, उन्हीं लोगों को हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स के पास भेजा जाए और ऐसे कुछ चेंजेस किए जाएं सिविल सोसाइटल लेवल पर, जिसमें कि एक सरकारी स्कीम से भी आगे होकर समाज की स्कीम बने और एक राष्ट्र की स्कीम बने। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं और ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो इसमें लाए गए हैं, पर किस हद तक ये इम्प्लीमेंट होता है और किस हद तक हमारा कास्ट स्ट्रक्चर या फिर हमारा सोशल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड करता है, ये भी एक देखने योग्य बात है आने वाले 2-3 वर्षों में। जी बिल्कुल डॉक्टर साकेत, अब आपसे आप चाहेंगे कि हम बात करें नमस्ते स्कीम की, इस पर कंक्लूडिंग रिमार्क। नमस्ते स्कीम बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है और मैं समझता हूँ कि ये दूसरे स्कीमों से एक अलग तरीके का स्कीम है। स्पेशली लोगों को जो सफाई कर्मचारी हैं उनको इंटीग्रेट करने में, लेकिन इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो इंस्टीट्यूशंस जो इनको ऑपरेट कर रही है, जो इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको हम मजबूती प्रदान करें। दूसरा, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी इसमें बेनिफिशियरी का जो इसमें एक पूल है, उनको फिनेंशियल इंक्लूजन के लूप में लिया जाए, डोर स्टेप फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, क्योंकि ये 22-23 में शुरू हुई स्कीम है और 25-26 में समाप्ति की तरफ रहेगी इसका फेज। तो इस बीच में जो भी बेस्ट प्रैक्टिस हमें आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं, उनको ज़रूरत है रेप्लिकेट करने की, उनको ज़रूरत है कस्टमाइज करके उन जगहों पर लागू करने की जहां पर ये स्कीम उतनी बेहतर प्रदर्शन शायद न कर पा रही हो। और अगला चीज़ मैं ये कहूँगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, स्पेशली जो लोग इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको एक कस्टमाइज ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि उनकी जो क्षमता है वो पहले की तुलना में बेहतर हो सके और वो जो स्कीम को ग्राउंड में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं वो बेहतरी के साथ ट्रांसलेट करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्कीम निश्चित रूप से एक्सकेवेंजर्स, मैनुअल एक्सकेवेंजर्स या इस लेवल पर इस मार्जिनल स्पेस में जो लोग भी थे उनको बेहतर होने का, आगे बढ़ने का, राष्ट्र के बहुमुखी विकास में योगदान देने का मौका मिल सके। और मैं इस बात पर बिल्कुल ही सहमत हूँ और मैं कन्विंस्ड भी हूँ कि ये नमस्ते स्कीम निश्चित रूप से हाशिए को मुख्य धारा में लाने का एक बहुत ही अद्भुत कार्य करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी बिल्कुल डॉक्टर मनन, आपसे भी नमस्ते स्कीम पर एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए। जी, मैं ये कहूँगा कि हम लोग सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और टीचर्स रहे हैं, तो इसमें यह है कि सामाजिक समरसता के चलते, जो कि भारत में कूट कर भरी हुई है, और के चलते ये जो स्कीम है एक तरीके का पैरेलल पर्पस भी सर्व करेगी, एक तरीके का सामाजिक ऑब्जेक्टिव भी सर्व करेगी कि सब लोग सोचें कि हाँ, हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है और हमको भी समाज का, भारत के समाज के नागरिक होने के नाते हमको भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। और अगर एडेप्टेबिलिटी और कोऑपरेशन से ये पूरी स्कीम काम करे तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डिग्निफाइड लेबर की बात आती है, जो विभिन्न वैश्विक कन्वेंशंस में और वैश्विक प्रैक्टिसेस में आती है, तो डिग्निफाइड लेबर एक तरीके से हो जाएगा। पर मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये लगाना चाहूँगा
कि अगर हम 2013 के जो का जो एक्ट है जो भारत के पार्लियामेंट में पास हुआ, उसमें कहा गया था कि द प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन। तो एक तरीके से क्या हम लोग पूरी तरीके से प्रोहिबिट करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग को भारत में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा ही एक हेडेक का काम हो सकता है, और क्या हम इनको रिहेबिलिटेट करवा पाने में सफल होंगे? ये कुछ इश्यूज हैं जो देखने चाहिए। और सबसे बड़ा इशू तो मुझे ये लगता है कि 1993, 2013 और 2019 के एक्ट्स के चलते क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में बंद की जाएगी? बिल्कुल, ऐसी मेरी सोच है। जी डॉक्टर साकेत, डॉक्टर मनन, आपने टाइम निकाला, स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमारे दोनों गेस्ट मौजूद थे। हम बात कर रहे थे आज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना की, जिसके ज़रिए सैनिटेशन वर्कर्स की डिग्निटी और सेफ्टी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हाशिए पर हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने की एक कोशिश है। हमारी आज की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।